अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। और नाज़रीन, इस वक्त ग्रुप ए का आखिरी मैच इस वक्त जारी है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। और इंडियन टीम जो है उसने 250 रन्स का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को। इस वक्त न्यूजीलैंड की जानिब से बैटिंग की जा रही है और केन विलियमसन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ डेरिल मिचेल मौजूद हैं। तकरीबन 53 रन्स बना लिए हैं। और इस मैच पर दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सरीब खालिक साहब। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। और मैं सबसे पहले आज जाहिद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। अभी जो मैच जारी है, आज इंडिया ने 250 रन्स बनाए हैं। क्या लगता है, पिच मुश्किल थी, आउट जल्दी हुए, क्या हुआ आज? देखिए, पिच जो है दुबई की वो हमेशा पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि कराची में और लाहौर में स्कोर हो रहा था, इतना बड़ा स्कोर वहाँ पे दुबई में नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इंडियन बैटिंग की तारीफ़ करना पड़ेगी, क्योंकि इब्तदाई विकटें 30 पे गिर गई थी। बड़ी टीमें जितनी भी आती हैं उनकी यही खूबी होती है कि इब्तदाई विकटें जल्द गंवाने के बाद भी हमारी तरह वो प्रेशर में नहीं आते पाकिस्तानी टीम की तरह, और बड़ा स्कोर कर जाती हैं। ख़ास तौर पर अशकार यास ने जो इनिंग्स खेली है और 79 रन की, फिर 42 अक्षर पटेल ने मिटाए। अक्षर पटेल को अक्सर देखा ऑलराउंडर है, वो पहले यानी कि ज़रूरत पड़ जाए तो उनको जल्दी भी भेज देते हैं। और इनके दरमियान जो 98 रन की चौथी विकेट की शराकत थी वो एक बेस बन गई। बाद में पांड्या बहुत अच्छा खेले, 45 रन बनाए। लेकिन 250 या 49 रन बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड ने आज अपनी फील्डिंग से बहुत मुतासर किया। ख़ास तौर पर ग्लेन फिलिप्स का जो कैच था, विराट कोहली जो अपना 300वां मैच खेल रहे हैं और तवक्को की जा रही थी, आईसीसी ने पोस्टर भी उनका जारी किया, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कि आज शायद अपने 300वें टेस्ट को यादगार बनाते हुए कि लंबी इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन वो खुद भी हक्का बक्का रह गए। शायद इसलिए अनुष्का शर्मा ने तो रहना ही था क्राउड में बैठ के, वो खुद भी हैरान थे कि इतना मुश्किल कैच बैकवर्ड पॉइंट पे लिया। फिर केन विलियमसन ने 2 कैचेस लिए हैं। इंतहाई शानदार। इस पूरे इवेंट में अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो नंबर 1 है, सबसे अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था जैसे न्यूजीलैंड ने पैरामीटर सेट किए हैं फील्डिंग को लेकर, बॉलिंग को लेकर, बैटिंग को लेकर, वो आउट क्लास हैं। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया और अभी जो मैच जारी है, क्या लगता है? पहले तो मैं जाहिद साहब का कहूंगा कि जाहिद साहब की लग रहा है कोहली से आउट होने से ज्यादा इनको अफसोस अनुष्का को देख के हुआ कि बेचारी इतनी अफसरदा रह गई। खैर चलो, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस होगी। अब मैच नो डाउट जो कैच लिया बहुत शानदार कैच था। बार बार मैं उसके रिप्ले देख रहा था। मैं आईसीसी ने एक उसकी रील भी फेसबुक पे लगाई थी। मैं यार कैसे पकड़ लेते हैं कैच, हमारे वालों के तो हाथ में नहीं आती गेंद, ये लोग ऐसे छलांगे मार मार के यूं हाथ करते और गेंद नीचे बिल्कुल हाथ में रहती है। तो एक देखें मेन चीज ये। दूसरी, जैसे अभी जाहिद भाई ने इंडिया की बैटिंग का जिक्र किया, तो इंडिया के पास प्लेयर बहुत बड़े बड़े, उनके पास टेल एंड जो है वो भी आगे अच्छे इनिंग खेल पाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। मैं तो हर चीज में, जब मैं कोई मैच देख रहा हूँ ना चैंपियंस ट्रॉफी का, मेरे नजर में मेरी टीम आ रही है कि वो क्यों नहीं इधर है, उसका क्या हुआ। अब देखें, कोहली आउट हुए तो बाद में शरियास ने आके स्कोर कर दिया। कोई ना कोई आता है, कभी रोहित कर जाते हैं, कभी शुभमन कर जाते हैं। उनकी इतनी बड़ी बैटिंग है, कोई ना कोई आके स्कोर कर जाता है। और यूएई की जो पिच की बात कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद था। एक साबिक पाकिस्तानी स्टार है, उन्होंने यही कहा था कि ये पिच 300 वाली नहीं थी, बहुत ज्यादा रन करवा दिए पाकिस्तान ने। तो आज साबित हो गया कि किस तरह हम न्यूजीलैंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 249 इंडिया ने की है और ये 250 करने में भी स्ट्रगल कर रहा है। 2 विकेट गिर गई, हो सकता है चेस कर जाए, लेकिन इतना इजीली नहीं होगा। तो देखते क्या होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुकाबला लग रहा है और पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ। लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने एडवांटेज लिया है दुबई में, एक ही बिल्कुल एडवांटेज उसका लिया है। लेकिन ये एडवांटेज उस वक्त धरा रह जाएगा कि जब कोई टीम पाकिस्तान से आके, जैसे आज अगर हो सकते न्यूजीलैंड, तो बाद में सेमीफाइनल में कोई और टीम उनकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी के धरी कर दे। बिल्कुल, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि जिस तरह से कैचेस पकड़े गए हैं न्यूजीलैंड ने और जिस तरह से फील्डिंग की है, हर जगह पे प्लेयर मौजूद होता है। आम तौर पर लोग कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान जब फील्डिंग में होती है, यूसुफ साहब, तो सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं और जब कोई ऑपोजिशन की तरफ से टीम आती है तो वो 21 खिलाड़ियों के साथ आती है। हर जगह से वो जो है फील्डिंग बड़ी टाइट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स नज़र भी नहीं आते हैं। और फिलिप्स ने भी इससे पहले भी एक बार मैच में उन्होंने इसी तरह का कैच पकड़ा। तो नो डाउट न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल हिफ्ज़ा, पाकिस्तान के बाहर होने के बाद अब मेरी पसंदीदा जो टीम है वो तो न्यूजीलैंड ही बन गई है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी है कि वो मासूम है, किसी लड़ते झगड़ते नहीं है, उनके इशू ज़्यादा सामने नहीं आए और बड़े वो आराम से प्यार से खेलते नज़र आते हैं। तो सबसे जो उनकी बड़ी पॉजिटिव साइन है वो उनकी फील्डिंग है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 22 कैचेज़ उन्होंने जो पकड़े हैं, सिर्फ 1 कैच ड्रॉप हुआ है
और फील्डिंग के हवाले से इस वक्त वो नंबर 1 है। 96% उनकी जो रेशो वो बन गई फील्डिंग के हवाले से। तो फ़र्क फील्डिंग का दोनों टीमों में नज़र आ रहा है। यकीनन पाकिस्तान इंडिया की टीम भी बहुत ताकतवर है, उनका जो बॉलिंग ख़ास तौर पर जो स्पिन के साथ उनका मुकाबला है वो किसी और टीम के पास इतना अच्छा कम्बिनेशन स्पिनर्स का नहीं है। आज वैसे भी उन्होंने हर्षीत राणा को ड्रॉप करके एक अपना स्पिनर को इजाफा किया, चक्रवर्ती को, वो भी अब उन्होंने बॉलिंग भी थोड़ी दिखाएंगे, देखी उनकी। तो बज़ाहिर लगता है कि एक टारगेट इतना बड़ा भी नहीं है और जिस तरह की इनका माजी का रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जाहिद साहब, आपको कौन सी मासूम प्यार से खेलती हुई टीम लगती है पाकिस्तान के बाद? बेसिकली यूसुफ साहब ने इस सेंस में बात की है ना कि न्यूजीलैंड के पास जो केन विलियमसन है कितने तहम्मुल के साथ खेलते हैं। इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, नो डाउट, वो अपना बड़ा स्कोर करके 2 मैचों में। तीसरे मैच में तो जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि जोस बटलर ने पहले ही रिज़ाइन दे दिया, टीम जो है बिखरी बिखरी दिखाई दी है, तो तीसरे मैच में अच्छा कम्पीट भी नहीं कर सकी। और उसमें जो जोस बटलर की लाहौर में इनिंग्स थी वो भी बिल्कुल जैसे केन विलियमसन थी कि खामोशी के साथ अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उतने तनाज़ात इनके सामने नहीं आते जितने कंपोज टीम है, जितने ऑस्ट्रेलिया के सामने आ जाते हैं या और दीगर टीमों के भी आ जाते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड तकरीबन मैंने देखा है कि ICC का हर इवेंट में एक मकबूल टीमों में होती है, लोगों की पसंदीदा टीमों में होती है, लेकिन बड़ा इवेंट जीतने के करीब जाकर हिम्मत हार जाती है। हालांकि उनके ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी जैसे प्लेयर जो है अब न्यूजीलैंड की टीम नहीं है, लेकिन इस इवेंट में अगर देखा जाए पहले ट्राई सीरीज़ थी, फिर ये चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस थे, तो बिल्कुल कम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा दिखाई देता है और बड़ी जान मार रहे हैं। जैसा यूसुफ अभी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने आज हर्षीत राणा को बाहर बिठा के वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया। इंडिया ने अपनी स्पिन अटैक को मज़ीद मजबूत कर लिया, क्योंकि पांड्या को जल्दी भेज देते हैं, मोहम्मद शामी उनके साथ हैं। मोहम्मद शामी तो बल्कि शदीद ज़ख्मी होने से भी बाल बाल बचे जब गेंद उनके कंधे पे लगी है। तो आज वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट भी ले चुके हैं, कुलदीप यादव उनके साथ मौजूद हैं, अक्षर पटेल अच्छी गेंदें करते हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और इतना बड़ा स्कोर दिखाई नहीं देता। अब देखना ये है किस हद तक इस्तेमाल करते हैं और किस हद तक फील्डर जो है इंडिया के अपने बॉलर्स का साथ देते हैं। बिल्कुल सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। न्यूजीलैंड ने आज जैसे परफॉर्म किया है, बल्कि इससे पहले भी मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते आई है और पाकिस्तान की इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद सीरीज़ है न्यूजीलैंड में, तो जो टीम में जाएगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितना टफ होगा गेम? बहुत टफ होगा। और जो हमारे आइंस्टाइन है, मैंने सुना है वो सोच रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेकर जाए एक इतना मुश्किल टूर जहां पर हमारे सीनियर प्लेयर भी जाके स्ट्रगल करते हैं, वहां पर अगर आप सारे बच्चों को लेकर चले गए तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए। अब तक जो सुनने में आ रहा है कि उसमें सारी सीनियर्स को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक सीनियर टीम हो, जिसमें बैलेंस टीम हो, जिसमें सीनियर भी हो, कुछ जूनियर भी हो। क्योंकि अभी आप बच्चों को भेजेंगे, सारे मैच हार गए, एक आध चलो जीत भी गए, उसके बाद बोलेंगे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, इस वजह से इनको निकालो, वही अच्छे हैं। फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, फिर वो परफॉर्म करेंगे, फिर वो हीरो बन जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि और मौका दे। न्यूजीलैंड का टफ टूर है, वहाँ की पिचेस भी ऐसी हैं, क्योंकि हम फुल टीम के साथ अपने होम ग्राउंड पर स्ट्रगल कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग 3 मैचेस हारे, 2 हम लोग मैच हारे टेंगलर में, 1 हम हारे चैंपियंस ट्रॉफी में। पूरी फुल स्ट्रेंथ हमारी टीम जब खेल रही थी, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स पे मुश्तमिल। अब अगर ये बच्चे जाएंगे जो पहली बार, बहुत सारे लड़के वहां पर न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाकर खेलेंगे, तो वो स्ट्रगल करेंगे और फिर टीम हारेगी, खुदा ना खास्ता, तो ये बोलेंगे सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं, नए लड़के हैं, इनको सीखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ वही सीनियर वापस आ जाएंगे। तो अभी ऐलान नहीं हुआ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जरा सोच समझ कर फैसले करने चाहिए PCB को। जिन लोगों को चेंज करना चाहिए वो चेंज नहीं हो रहे। पूरी सिलेक्शन कमेटी वही की वही है, वही न्यूजीलैंड के टूर के लिए अपने प्लेयर सेलेक्ट कर रही है। इनका विजन तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्या विजन था। 1 ओपनर, 1 स्पिनर और 2 प्लेयर पैराशूट से सीधे आगे पाकिस्तानी कैंप में उतरे, तो इनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा PCB को। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ साहब, जैसा कि कहा कि टीम का एक प्रेशर भी होता है, इनफैक्ट प्लेयर्स का भी एक प्रेशर होता है, टीम में बैलेंस होना चाहिए। अगर टोटल यंग प्लेयर होंगे तो आपको क्या लगता है, ठीक है न्यूजीलैंड के लिए सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अगले जो आपका ऑपोजिट टीम होती है उसके ऊपर एक प्रेशर भी होता है, जो पहले से अगर कोई सीनियर प्लेयर मौजूद हो? देखिए हिफ्ज़ा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में होना, अब तक की जो इतलात हैं, जो हमारे ज़राए इस बात की कन्फर्मेशन करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये आइडिया है कि नए लड़कों के साथ टीम, एक नई टीम तैयार की जाए, चाहे हारे या जीते।
उसकी वो यकीनी तौर पर अगर मैदान में नहीं जाएंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो कल को हार जाएंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जब तक हमें भी खुद को थोड़ा सा हार की आदत अपनाना पड़ेगी कि हम उनको थोड़ा सा टाइम दें, लड़कों को भी, जो भी यंगस्टर को मौका दिया जाए। यकीनी तौर पर पूरे 11 खिलाड़ी तो चेंज नहीं होने जा रहे, 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे जिनको पहली दफ़ा शामिल किया जाएगा, 7 कुछ सीनियर होंगे जिस तरह बैकअप में थे हमारे इरफान नियाज़ी हैं, अब्बास अफरीदी है, ज़मान खान है, हसीबुल्ला है, और इस तरह के 2-4 लड़के और टीम का हिस्सा बनेंगे। T20 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस है। कल भी इनकी मुलाकात हुई चेयरमैन PCB के साथ, उन्होंने भी यही कहा कि आप हमारा मुस्तकबिल हैं, आप हमें बताएं कि आप में खामियाँ क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत, ताकि आप भी दूसरी टीमों की तरह अच्छा जाकर वहाँ पर परफॉर्म करें। तो उन्होंने हिदायत भी जारी की है कि इन लड़कों को तमाम तरह सहूलियत दी जाए, इनकी जो स्किल है उसको बेहतर किया जाए, इनकी डाइट को अच्छा किया जाए और इनका फिटनेस लेवल बेहतर किया जाए। तो आने वाले दिनों में टीम का ऐलान होने वाला है, जिसके लिए कप्तान भी यकीनी तौर पर नया मैदान में आएंगे और सलमान अली आगा के इम्कान हैं कि उनको कप्तान बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर टफ चैलेंज होगा इनके लिए न्यूजीलैंड का टूर, लेकिन ये कि जब तक ये खेलेंगे नहीं उस वक्त हम कैसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मौका देना चाहिए, लेकिन कितनी बैलेंस टीम होनी चाहिए। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? आपने मीटिंग भी अटेंड की, नौजवान खिलाड़ियों के साथ मोहसिन नकवी की मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में क्या माहौल रहा और क्या लगता है किस किस को शामिल किया जाएगा? देखें, वो जो कल 18 या 20 खिलाड़ी थे, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारी टीम उनमें से बननी है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं थे, पहले भी कौमी टीम की तरफ से खेल चुके हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ मोहम्मद हारिस की। हारिस अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हमने इजाफी बोझ डाल दिया, उनको ए टीम का कप्तान बना के भेज दिया। हो सकता है उनके पास क़यादत का स्टाफ ना हो, लेकिन वो इब्तदाई ओवर्स के अच्छे खिलाड़ी थे, बड़ा जारहाना खेल का मुजाहरा करते थे। इसी तरह से आकिब जावेद हैं या बहुत से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं हैं, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होना। और नंबर 2, ये जो अभी तक मीडिया में चल रहा है कि पूरी टीम चेंज हो रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाकी हैं। 13 को पाकिस्तानी टीम ने जाना है, 16 को पहला मैच है, वीज़ा प्रोसेस है। या तो फिर PCB वाले बड़े गहरे लोग हैं कि उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिए हैं प्लेयर और चुपके से वीज़े भी लगवा लिए हैं, तो 15 या 20 खिलाड़ियों या 22 खिलाड़ियों को वीज़े लगवाए होंगे और कुछ ना कुछ उनके जहन में होगा कि किसको लेके जाना है, किसको ड्रॉप करना है। 7 वनडे मैचेस भी हैं। मैं नहीं समझता कि टोटल जो है वो टीम चेंज कर दी जाएगी, कोई ना कोई सीनियर भी साथ आएंगे। और जैसा अभी सलीम भाई भी जिक्र कर रहे थे, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइफ में कहते हैं बैलेंस ज़रूरी है, एक अगर ज़ख्मी पड़ा हुआ है तो उसका पूरा ब्लड निकाल के नया नहीं डाला जाता, रफ्ता रफ्ता उसमें इंजेक्ट किया जाता है। तो साथ साथ अगर प्लेयर्स को चलाएंगे तो अपने सीनियर से कुछ सीखेंगे भी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस मौके पर सिलेक्शन कमेटी न्यूट्रल हो और मेरिट पे खिलाड़ियों का इंतखाब हो, और फिर जिसको लेते हैं उसको थोड़ा सा मौका भी दिया जाए। तो टीम आहिस्ता आहिस्ता बनने में टाइम तो ज़रूर लगेगा। सलीम साहब, ठीक है, जैसा कि जाहिद साहब कह रहे थे कि टीम को बनने में टाइम लगेगा, और यूसुफ साहब कह रहे थे कि हमें थोड़ी हार की आदत डालनी चाहिए, लेकिन सलीम साहब, हमें लगता है हम काफ़ी अरसे से ये हार की आदत जो है वो डाल चुके हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। टीम के खिलाड़ियों को तो हम देख रहे हैं कि वो बदल रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो सिलेक्टर्स वही हैं, वही थॉट प्रोसेस से अगली टीम को सिलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है उसमें चेंज कौन लेकर आ सकता है? आपने बिल्कुल वही बात की जो मैं करने वाला था कि हार की आदत तो हम लोगों ने डाल दी है। अब तो वो गाना भी है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं, उसको थोड़ा एडिट करके कह दिए, हम तैयार हैं। तुम जीतो या हारो हम तैयार हैं। नहीं, और लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अगर कोई गाना लगाता है ना, कहता है चलो हटो भागो, बहुत हो गया, हमारी आदत हो गई, अब हमें ये गाना नहीं सुनना, बहुत हार हो गई है। देखें, बात वही है, रूट कॉज जो है वो हम लोग नहीं पहुंच रहे। एक मरीज है, उस मरीज को कोई संगीन बीमारी है, हम उस संगीन बीमारी का इलाज कर रहे हैं पैनाडोल से। वो बेचारा पैनाडोल खा के 2-4 कदम चलता है, हम कहते हैं ठीक होते हैं, वो बेचारे के फिर दोबारा लेट जाता है, फिर हम कहते हैं कि हम सर्जरी करेंगे इसकी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और सर्जरी के लिए उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिस डॉक्टर ने सारा केस खराब किया होता है। ये तो भाई वही डॉक्टर अगर करेगा सर्जरी तो वो क्या करेगा, उसने तो उसको बेचारे को हाल पे पहुंचाया, वो बेड पे पहुंच चुका है मरने के करीब, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है लोग तो बहुत ही हिम्मत हार चुके हैं। और बात यह है कि लग यही रहा है कि ये प्लेयर्स पे मलबा गिराने की सारी तैयारी हो रही है, और ये जितने मैनेजमेंट के लोग हैं या जो बड़े लोग हैं दूसरे, वो सब फिर बच जाएंगे, जिससे वही बात आती है कि मसला हल नहीं होगा। और इसमें फिर यही है कि मैंने आपको कल भी वही बात बोली थी कि PSL का शेड्यूल तो उन्होंने जारी कर दिया है, फिर PSL शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान है नहीं तो वहां पर हारने का डर भी नहीं है, फिर खुशियां सब भूल जाएंगे, फिर बांग्लादेश वाले भाई आ रहे। लेकिन अब बांग्लादेश को भी आप आसान ना लें, आप बांग्लादेश वाले भी नहीं छोड़ते, 2 टेस्ट पे हरा कर गए भी रिसेंटली।
तो आगे अगर मसले को हल करना है तो जो रूट कॉज है उधर पहुंचे और उसको करें। ये पैनाडोल खिला खिला के आप करेंगे इलाज तो फिर फायदा कोई नहीं है। हॉकी वाला हाल T20 की टीम के हवाले से बातें हो रही है आजकल। वनडे और टेस्ट मैचेस की टीम को तो वो छेड़ ही नहीं रहा इस वक्त। वनडे की टीमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ T20 की हद तक वो चाह रहे हैं कि इसमें नया टैलेंट लाया जाए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है 2026 का और अब तक हमारे जितने भी बॉलर्स थे हमने देख लिया, उनको चेक कर लिया। अब उनका एक साल बाद मज़ीद क्या फिटनेस होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी, वो सबके सामने है इस वक्त। इसलिए वो नए खिलाड़ियों को चाहते हैं उनको ट्राई किया जाए। लेकिन यूसुफ भाई मसला ये है कि अगर सारे नए प्लेयर के ऊपर इंहिसार किया तो टीम का हाल फिर बुरा होना है। फिर आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा इसको, मेरी जो मैं अभी बोल रहा हूँ इस बात को, कि न्यूजीलैंड में किसी मैच में 70-80 पर भी आप आउट होंगे और उसके बाद जब खुदा ना खास्ता शिकस्त हुई तो यही लोग आएंगे बोलेंगे बच्चे थे, नए लड़के थे, सीखने का मौका मिला। अरे भाई इनको सिखाने के लिए न्यूजीलैंड है और अपने खास लोगों को खिलाने के लिए फिर पाकिस्तानी पिचेस आपको मिलती है। मैं यही कह रहा हूँ कि T20 हो या वनडे हो, आप एक बैलेंस स्क्वाड चलें, ठीक है 3-4 नए लड़के आप रख रहे हैं, चले 5 नए लड़के भी रख लें, लेकिन साथ में कुछ सीनियर्स भी हों जिनको पता तो हो कि यार ये पिचेस ऐसी होंगी, यहाँ पर इस तरह का खेल होता है, वो कुछ गाइड तो कर सके सारे यंगस्टर। अब देखिए बात जो हो रही है, कैप्टन की बात हो रही है, शादाब खान का भी मैं कहीं सुना, मैंने कहा शादाब खान का भी नाम आ रहा है, सलमान अली आगा तो ऑलरेडी है, तो वो तो बेचारा टीम में ही नहीं है, एकदम आप उसे कैप्टन बना के ले आएंगे। आकिब जावेद को आप कहते हैं कोच हटा देंगे, चलो ठीक है सकलैन को ले आएंगे। आकिब जावेद जो है सिलेक्शन कमेटी में बरकरार है, बाकी सारे जो सिलेक्टर्स हैं वो सारे बरकरार है। तो कसूर तो जो है, जो एक पान वाला, जो एक दूसरा रेडी वाला है, उससे भी आप पूछ लेंगे, वो बता देगा कि यार ये प्लेयर गलत सेलेक्ट हुए, ये गलतियां हुई। तो वो सारे लोग तो अभी भी मौजूद हैं। नहीं, ये जो नए नाम चलाते हैं कप्तानी के लिए सलीम भाई, वो तो मेरे जैसे और आप जैसे ही चलाते हैं ना। आपको भी पता है जर्नलिज्म में, मीडिया में भी पसंद नापसंद बहुत है। अपने अपने घोड़े हम दौड़ाने शुरू कर देते हैं। जैसा कि कल कहा जा रहा था सकलैन मुश्ताक हेड कोच आ रहे हैं, हमारे ज़रा बताते हैं वो नहीं आ रहे। इसी तरह शादाब का भी नाम है, अपने आपको पता है बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है तो हर बंदा अपने फेवरेट का नाम जो है मैदान में फेंक देता है। ये भी सूरत हाल होती है। आप सही कह रहे हैं। एक ज़माने में जब मैं नया आया था मैं करता था इस तरह का, लेकिन अब मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। मैंने कहा कि यार खबर आपके पास है तो जेन्युइन खबर दो, चाहे कोई 15 दिन कुछ ना भी हो तो ना करो। तो अगर असल बात है तो करो, बजाय इसके कि कोई कह रहा है कि यार मेरा नाम डाल दो तो उसका नाम कर दो, क्योंकि किसी की खबर पे कोई कप्तान नहीं बनता। अगर मेरी खबर पे कोई कप्तान बन सकता है तो मैं तो किसी का भी नाम चला दूं कि यार चलो वो कप्तान बन रहा है। आपको पता है जो कप्तान बनाते हैं वो खबरें नहीं पढ़ते, और जो खबरें पढ़ते हैं वो कप्तान नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, आजकल अभी इंडिया का वैसे मैच जारी है, हम उसके ऊपर भी बात करें, लेकिन साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी आजकल हम देख रहे हैं। सुनील गावस्कर ने जिस तरह से इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म इंडियन टीम पे वेन्यू के हवाले से की गई और फिर उन्होंने जैसा जवाब दिया, आपको क्या लगता है उन्हें इस तरह का जवाब जो है वो सूट करता है या देना चाहिए? देखिए इसमें कई सूरत हाल है, क्योंकि आजकल कमेंटेटर हैं साबिक कप्तान दोनों, नासिर हुसैन, माइक अथर्टन, और जाहिर है इससे पहले वो क़यादत भी कर चुके हैं इंग्लिश टीम की। और एक तो उनका अब बयान देना जो है ना, वो लगता है कि बहुत ताख़ीर के साथ, बहुत देर की मेहरबान आते जब चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो रही थी, किसी इंग्लिश टीम ने या बाहर की टीम ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, किसी ने भी उस वक्त बयान नहीं दिया जब ये तय किया जा रहा था, इसको हाइब्रिड मॉडल कह लें या जो मर्जी कह लें, कि जब भारत ने आने से इनकार किया था, तो इस लेवल के तो किसी बंदे को हमने नहीं सुना कि उन्होंने तनकीद की। जाहिद साहब, इस पर हम डिस्कशन को कंटिन्यू भी रखते हैं। डॉक्टर विमल मोहन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इंडियन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको ट्रांसमिशन में वेलकम कहेंगे। डॉक्टर विमल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए, इंडिया का मैच खेल रहे हैं, मैं वही देख रहा हूँ, इंडिया न्यूजीलैंड। बिल्कुल, आप जो मैच देख रहे हैं, भारत ने जो टारगेट दिया है इंडिया ने, न्यूजीलैंड ने, और जिस तरह से फील्डिंग की है, आपको क्या लगता है इस वक्त मैच को देखकर क्या कहेंगे? देखिए मतलब जब मैच शुरू हुआ था थोड़ी देर तक न्यूजीलैंड ने एक तरह से डोमिनेट किया था, और अच्छी टीम है, काफी शानदार टीम है। और आपने देखा था मतलब हाल में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया, पाकिस्तान, और जिस तरह के वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खासकर टॉप 8 लेवल तक बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं। कई खिलाड़ी मल्टीपल रोल अदा करते हैं उनके। ब्रेसवेल को देखें, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और क्या शानदार आज उन्होंने कैच पकड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग टोटल है, जिस तरह की पिच है,
मतलब बहुत इजी नहीं, बॉल बहुत आसानी से आ नहीं रही है। और इंडियन स्पिनर्स का भी टेस्ट है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, इन जैसे स्पिनर्स का है। हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी शुरुआत दी है। टीम इंडिया की फील्डिंग भी उतनी ही स्ट्रांग दिख रही है। तो मुझे लगता है जो 4 टीमें पहुंची हैं उन्होंने होमवर्क बहुत अच्छा किया है इस टूर्नामेंट के लिए। और आप देखो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जो कि काफी पावरफुल टीम होने के बावजूद, काफी प्लेयर्स के इंजरी के बावजूद, 4-5 मेन प्लेयर नहीं होने के बावजूद 350 का स्कोर टारगेट चेज करती है। बॉलिंग में शायद थोड़ी वीक ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं, लेकिन क्या कमाल की है जो चारों टीम भी खेल रही हैं। तो मतलब ये मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में और खासकर इस पर्टिकुलर मैच में भी भारत की स्थिति मैं कहूँगा थोड़ी सी ज्यादा मजबूत न्यूजीलैंड से है अभी। लेकिन आप आज के मैच में क्या समझते हैं, बॉलर्स का, इंडियन बॉलर्स का स्पेशली कितना इम्तिहान है? देखिए ये बहुत दिनों के बाद हुआ है कि 4 स्पिनर्स के साथ वनडे में टीम इंडिया उतरी है। और जाहिर तौर पे उनके भी स्पिनर्स को खेलने में परेशानी हो रही थी और इसलिए वरुण चक्रवर्ती खासकर तुर्क का इक्का माने जाते हैं। उन्होंने केकेआर जो टीम है आईपीएल में, वहां पे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और पहली दफा वो टीम में नहीं थे। अपने प्रदर्शन के दम पे उन्होंने जगह बनाई है और मुझे लगता है कि वो आगे भी काफी जगह बना सकते हैं। कुलदीप यादव शानदार गेंदबाज हैं। तो 4 स्पिनर्स, अक्षर पटेल का आपने देखा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तो ये है। और अभी जितनी भी टीमें खेल रही हैं, खासकर देखिए न्यूजीलैंड की टीम में भी ऑलराउंडर 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग बॉलिंग है। तो ये एक मतलब स्पिनर्स जो हमारे हैं उनके लिए टेस्ट है। जो दुबई में पहले जिस तरह की ड्यू होती थी, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, तो पहले वाली जो ड्यू कंडीशन होता था कि बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ी मुश्किल होती थी, वैसी मुश्किल इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुई अब तक दुबई में। मुझे इसलिए लग रहा है कि थोड़ा गेंदबाजों का इम्तिहान जरूर है और क्योंकि ये एक रियल टेस्ट मिला है उनको, तो इस इम्तिहान में देखना होगा। और मुझे फिलहाल तो पलड़ा भारत का भारी लग रहा है। अच्छा डॉक्टर विमल, नो डाउट इंडिया के पास जो है स्पिनर बहुत अच्छे हैं और जैसा कि आप ख़ुद भी बता रहे हैं, हम भी मैच देख रहे हैं कि चक्रवर्ती को शामिल किया गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर कामयाब रहे हैं। मैट हेनरी 5 विकेटें ले गए और बहुत सी टीमें हैं जिनके फास्ट बॉलर ज़्यादा कामयाब हैं, जबकि हम पाकिस्तानी टीम पे भी कहते थे कि स्पिनर कम है, स्पिनर कम है। आप समझते हैं कि अभी तक का मैच देखते हुए कि स्पिनर भी कामयाब हो सकते थे अगर हर्षीत राणा को डाला जाता फास्ट बॉलर को? नहीं देखिए इस पर्टिकुलर मैच में और जहां पे जिस तरह के पिच चल रही है, मैट हेनरी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी की है। थोड़े बैट्समैन क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप देखिए हमारे जितने बैटर वो गेंद मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से बैट पे आने की, वो नहीं हुआ है। और पाकिस्तान के पेसर्स हमेशा से अच्छे रहे। पाकिस्तान की प्रॉब्लम मुझे दूसरी लगती है, आपने पाकिस्तान का नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो देखिए एक टीम को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पाकिस्तान के बॉलर पेसर्स खासकर और स्पिनर्स भी, मतलब एक लंबे समय से, खासकर पेसर्स की आप बात करें, एक लंबे समय से उनकी अच्छी परंपरा रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम मैच के उनके बाहर है, मैदान के बाहर की जो उनकी प्रॉब्लम है। आप क्रिटिसाइज का बाबर आजम तो इंडिया में इतनी तारीफ करते हैं और आप पाकिस्तान में देखिए, मतलब मैं जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स और कई बार ना फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जरूरत से ज्यादा, मतलब अब क्लास प्लेयर है, अकेले आपको पूरी टीम नहीं, कोई भी मैच, कोई भी प्लेयर इंडिया में भी केवल विराट कोहली नहीं जिता सकते। कई सारे प्लेयर्स हैं, उनका बेंच होता है, तो आपको वो समझ, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और गेम को बनने में या टीम को बनने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है। स्पोर्ट्स मतलब दुकान जैसी बात नहीं होती कि आपने 100 रुपए दिए और 2 किलो चीनी लेकर चले गए। ये स्पोर्ट्स में आपको जेस्टेशन पीरियड है, जो प्लेयर्स के बनने का टाइम होता है, उसमें थोड़ा अच्छा खासा वक्त लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि मतलब पाकिस्तान या इंडिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंका में देखिए एक जैवलिन एक बंदे ने 85 फेंका है। तो सब कॉन्टिनेंट में टैलेंट है, आपको ठीक से स्पॉट करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं रखनी पड़ेगी। सिलेक्शन कमेटी में ब्यूरोक्रेट का होने का मतलब, ये तो मुझे हाल में पता चला, पाकिस्तान ग्रेट्स बातचीत कर रहे थे, वसीम अकरम वगैरह, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। ये मेरे मतलब समझ के बाहर की बात है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं लगता कि मतलब पाकिस्तान की टीम में टैलेंट की ऐसी कोई कमी है। और जहां तक इस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, देखिए पेसर्स तो ठीक है, पेसर्स आपको सेटअप करते हैं, लेकिन खासकर दुबई में जिस तरह का मैं देख रहा हूँ,
स्पिनर्स आपको बॉल रोकते हुए, हमेशा विकेट लेना ही कामयाबी नहीं होती है। एक तरफ से आपको रोल दिया जाता है, बैट्समैन दूसरी टीम को आप रोकते हैं और कोई विकेट निकालता है, विकेट कोई भी निकाले, लेकिन स्पिनर्स का रोल है। तभी आप देखिए 4 प्लेयर हमारे यहाँ हैं, उनके भी 3-4 प्लेयर खेल रहे थे, तो ये 2-3 प्लेयर तो अच्छी स्पिन करते हैं। सैंटनर है, कैप्टन ही है उनके, इस तरह से तो मतलब स्पिन का रोल तो है। और अभी आप देखिए मिडिल ओवर में हमारे स्पिनर्स चल भी रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि शायद क्रिटिसिज्म में कुछ लोग या कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो हद से गुजर जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर टीम की ओवरऑल बात करें, पाकिस्तानी टीम के हवाले से सवाल पूछ रही हूँ, उनकी बैटिंग में इस बार आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या मसाइल रहे पाकिस्तान के साथ, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ओवरऑल परफॉर्मेंस में? देखिए, तो छोटा टूर्नामेंट, अगर आपने एक गलती की तो इस टूर्नामेंट में ना मतलब गलती की गुंजाइश कम। दूसरी बात, आप इतने प्रेशर से आप आते हैं, फकर जमान वापस चले गए बीच में, तो बहुत सारा ये है। और इस टूर्नामेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में एक आध गलती कोई भी बड़ी से बड़ी टीम कर सकती है और फिसल सकती है। दूसरी बात, हर स्पोर्ट में एक पीक करने का टाइम होता है। आप हमारी टीम को, इंडिया की बात कीजिए, हमारे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्रिटिसिज्म हो रहा था। मैं जिस की बात कर रहा हूँ कि आप क्रिटिसिज्म कीजिए, क्रिटिसिज्म के बगैर आप नहीं ग्रो करते हैं। लेकिन आप किसी भी अच्छे से अच्छे बच्चे को, अच्छे से अच्छे प्लेयर को आप जिस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, मतलब वो तो कोई भी बच्चा, कितने साल की उम्र होती है इन प्लेयर्स की, 25, 26, 27, उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं जिस लेवल की आप ट्रोलिंग करते हैं, आपको अंदाजा नहीं कि बाबर आजम का क्लास क्या है। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो लोग ट्रोल करते हैं, यूट्यूबर्स हैं बीच में, मतलब आपको व्यूज और इसके लिए आप करते हैं, तो आप हद से गुजरने, या मान लीजिए जो अपने अगर कोई फॉर्मल प्लेयर, उसका अपना एजेंडा है, उसको गाली बकना ही है, बकिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। लॉन्ग रन में आप अपना इंडिविजुअल नुकसान भी करते हैं। लेकिन मैं इस लिहाज से कहता हूँ, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की टीम खराब है, आप वही बॉलर आपको रिजल्ट भी पहले देते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना होगा। और मैदान के बाहर का जो पॉलिटिक्स है उसको मैदान पे मत आने दीजिए। हमारा ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आप मैदान पे आप कभी उसको स्टैंड आउट नहीं करता है वो प्रॉब्लम। जहाँ टीम खेल रही है वहाँ टीम को आप देखिए। और इसलिए अभी आज 2 या 3 टीम ऐसी होती है इंडिया की जो कि किसी भी मैच को निकाल सकती है। डॉक्टर विमल, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये बताएं कि सेमीफाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है या साउथ अफ्रीका? जी माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया, आपने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताएं कि सेमीफाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है या साउथ अफ्रीका दे सकती है? देखिए, जनरली ट्रेडिशन ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन और साउथ अफ्रीकन टीम पे चोकस का टैग लगा हुआ है काफी समय से। और उनके पास मतलब बड़ा आईसीसी के फाइनल तक पहुंचने से पहले कई सारी कहानी, 92 वाली कहानी आपको याद ही होगी, तो उनके पास ये है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग साइड उतनी स्ट्रांग नहीं है इस बार, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया पीक की है, अभी आने वाले मैचेस में इंडिया का पलड़ा ही दोनों टीमों के खिलाफ भारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विमल मोहन साहब आपके वक्त का। आप ट्रांसमिशन में आपने वक्त दिया। अपनी डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम ज़रा हंसते मुस्कुराते आए हैं। उन्होंने एक अच्छे नोट पे बात किया है कि रमज़ान आ गए हैं, तो वो फिर ये तो बता दें अब दुआ किसके लिए करनी है? न्यूजीलैंड के लिए। ओके फाइन, न्यूजीलैंड के साथ टूर है, उसके हवाले से दुआ करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंफ्यूजन है किसके लिए दुआ करनी है। लेकिन यूसुफ साहब, आप इसे आगाज़ करती हूँ। ये एक और भी कंफ्यूजन है, मिसमैनेजमेंट है, एडवांटेज है किसी टीम के लिए कि हम होस्ट हैं लेकिन हमारा जो कह लें कि होम है वो खाली है। और इस वक्त जो चारों फाइनलिस्ट हैं, इंडिया ने तो वैसे ही दुबई में होना था, बाकी तीनों टीम्स भी गू का शिकार हैं और वहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैवलिंग इशूज़ हैं, ये कैसे मिसमैनेज या किसने अरेंज करना था? ये देखिए अफजा, ये मेरे ख्याल में आईसीसी ने सिर्फ उसको भारतीय टीम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी ये स्केड्यूल की थी। और देखें कि अब न्यूजीलैंड ने मैच खेलने के बाद वो वापस आ जाना है लाहौर में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से एक टीम ऐसी होगी जिसने वापस आना है। तो दोनों टीमों की चूँकि प्रैक्टिस है 4 तारीख को, तो एक टीम तो सिर्फ सैर करने के लिए वहाँ पर भेजेगी है, सिर्फ इंडिया की उसको एडजस्ट करने के लिए। तो यही हाइब्रिड मॉडल का एक नुकसान भी है, और इस पर मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर आईसीसी को सोचना चाहिए किस तरह की
जो सिचुएशन में उनको एक अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत थी ताकि टीमों को इतनी ट्रैवलिंग ना हो पाती। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर उसका मेज़बान है, और लेकिन पाकिस्तान में कोई भी टीम इस वक्त नहीं है, जो चारों की चारों टीमें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन इस तरह की जो है वो थोड़ी ख़राब हो रही है, और मेरे ख्याल में जो ICC यकीनी तौर पर इसको थोड़ा देखना चाहिए कि आंदा जो इवेंट्स होंगे उसमें इस किस्म की नौबत आए ताकि उसको तनकीद का निशाना ना बनाया जा सके। बिल्कुल सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जो इंडिया को एडवांटेज मिला है इसके ऊपर माइकल एथरटन ने भी गुफ्तगू की है, नासिर हुसैन साहब की जानिब से भी इस पर कहा गया है, लेकिन खैर सुनील गावस्कर ने भी उनको जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी ये बड़ा ट्रैवलिंग का बहुत इशू है सिर्फ एक टीम की वजह से। बिल्कुल ये तो है, और ये पहले दिन से ही पता था हमको कि इंडिया का एडवांटेज होगा और ऐसा होना है। मेरे ख्याल एक टीम जो भेजा है ICC ने, शायद इसलिए कि कल को डायरेक्ट किसी टीम को अगर जाना पड़ता फाइनल खेलने के लिए तो फिर वो कहते कि हमें तो कंडीशन का पता ही नहीं था, हम तो सारे यहाँ खेले। अब वो चलो थोड़ा सा एक जवाब मिलेगा कि चलो तो 2 दिन की सैर करने के लिए तो तुमको भी हमने भेजा था, ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करके तो तुम लोग आ ही गए। खैर, लेकिन ये जो गावस्कर का स्टेटमेंट है वो बड़ा अजीब है। अब देखें, एक बंदा क्रिटिसाइज भी नहीं करे, फिर तो ऐसा है फिर अपनी टीमें बना ले। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान आपस में ही खेला करें क्रिकेट, 3 नाम की बना ले, वैसे इनके 3 अलग अलग नाम इस्तेमाल होते हैं। अब कमेंटेटर है या कोई दूसरा है वो कुछ तो बोलेगा ना, वो ये थोड़ी बोलेगा सारी दुनिया को नजर आ रहा है। ऑब्वियस है कि इंडिया को एक एडवांटेज मिला कि उनको एक ही जगह पे, उनको वेरी फर्स्ट डे से उनको पता है कि अगर हम पहुंचे फाइनल में तो दुबई में होगा, सेमीफाइनल में भी दुबई में होगा, सारे हमारे मैचेस भी दुबई में होंगे। तो अगर नासिर हुसैन और एथरटन ने ये कहा तो उनको ये याद दिलाना कि हमारे पैसों की वजह से तुम लोग हो, तो ये तो गलत बात है। एक सच बात बोली तो उस पर ये थोड़ी हो गई। तो पाकिस्तान में होता था कि यहाँ पर कमेंटेटर को कहा जाता था कि जी आप PCB के बारे में तनकीद ना करो, नहीं तो तुमको हटा देंगे। बिल्कुल, आप डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रहे हैं और आप फिर ये भी चाहते हैं कि आपको क्रिटिसाइज भी ना किया जाए। प्रोग्राम के हम एंडिंग के जाने आ रहे हैं। जाहिद साहब, जाते जाते कमेंट कीजिएगा, अभी जिस तरह से मैच जारी है, 106 रन बना लिए हैं, 3 खिलाड़ी आउट हैं, आज के मैच के हवाले से क्या प्रोडिक्ट कर रहे हैं, कौन जीतता है? देखें, अभी तक की जितनी परफॉर्मेंस है 50-50 मैच है, कोई भी टीम जीत सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की 3 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी लंबी बैटिंग लाइन है मौजूद है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनके फास्ट बॉलर्स कामयाब रहे थे, इनकी तरफ से ज़्यादातर अब स्पिनर्स विकेटें ले रहे हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक बैलेंस है। अगर मज़ीद टिक गए, स्कोर को ले गए और 1 विकेट गालबन नहीं वो पुरानी दिखा रहे थे, लगता है कि अभी तक जो है ना खिलाड़ी तकरीबन बराबर है। आउट है। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड ये टारगेट अचीव करती है या नहीं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।